मूवी के शुरुआत में क्रिस्टीन नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जो एक अननोन आदमी के बगल में नींद से जागती है और चारों तरफ हैरानी से देखने लगती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। उसके बाद जब वो वॉशरूम जाकर अपने आप को मिरर में देखती है तो उसे खुद का चेहरा भी याद नहीं आता। वहीं पर उसे कुछ फोटोग्राफ्स दिखाई देते हैं जो उसके और उस आदमी के थे। तभी वो आदमी उसे बताता है कि वो उसका हस्बैंड बेन है और उसकी शादी को 14 साल हो चुके थे। दरअसल क्रिस्टीन को एमनीशिया नाम की बीमारी थी जिसमें वो अपनी सारी याददाश्त खो चुकी थी। उसे सिर्फ एक दिन की मेमोरी याद रहती है और दूसरे दिन सुबह नींद से जागने पर सब कुछ भूल जाती है। बेन उसे बताता है कि 10 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसके सर पर चोट आने की वजह से उसे ये बीमारी हुई थी। उसके बाद बेन ऑफिस के लिए निकलने लगता है और उसे शाम को बाहर जाने के लिए रेडी रहने को कहता है क्योंकि आज उनकी एनिवर्सरी थी। कुछ देर बाद उसे एक कॉल आता है जो उसके साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नैश का था। वो उसे अपने कबर्ड में एक कैमरा ढूंढकर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को कहता है जिसमें क्रिस्टीन ने अपने पिछले कुछ दिनों की मेमोरीज रिकॉर्ड की थी। अब मूवी 2 हफ्ते फ्लैशबैक में चली जाती है जहां डॉक्टर नैश उससे रिवील करते हैं कि 10 साल पहले उस पर एक जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद वो एयरपोर्ट के पास एक इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत जख्मी हालत में पाई गई थी और सिर पर काफ़ी चोट लगने की वजह से उसे एमनीशिया की बीमारी हो गई। फिर वो उसे एक कैमरा देता है ताकि क्रिस्टीन रोज़ अपनी मेमोरीज इसमें रिकॉर्ड कर सके और दूसरे दिन गो थ्रू करे जिससे उसे अपना पास्ट जानने में आसानी हो। अब क्रिस्टीन और डॉक्टर नैश के बीच ये डिसाइड हुआ था कि वो इस ट्रीटमेंट के बारे में बेन को नहीं बताएंगे, इसलिए वो क्रिस्टीन को कैमरा किसी सेफ जगह पर छुपा कर रखने को कहता है और इन्फॉर्म करता है कि वो रोज सुबह बेन के ऑफिस जाने के बाद उसे कॉल करके उस कैमरा की लोकेशन बता देगा। फिर अगले दिन डॉक्टर नैश उसे उसी स्पॉट पर लेके जाता है जहां अटैक के बाद एक इंडस्ट्रियल वर्कर ने उसे नोटिस किया था ताकि क्रिस्टीन को कुछ याद आ जाए। वो वर्कर उसे और डॉक्टर नैश को बताता है कि वो बहुत ही बुरी हालत में बेहोश पड़ी थी और उसके पूरे बॉडी पर खून लगा हुआ था। क्रिस्टीन को कुछ भी याद नहीं आता और सोचने लगती है कि बेन ने उससे झूठ क्यों कहा होगा कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। पर फिर उसे रियलाइज होता है कि शायद बेन उसे किसी तरह का मेंटल स्ट्रेस नहीं देना चाहता होगा। अब डॉक्टर नैश उसे उसकी फाइल से कुछ रैंडम फोटोज दिखाता है जिसमें एक रेड हेयर वाली लड़की को देखकर उसे लगता है कि वो उसे जानती है और उसके फोटो पर क्लेयर नाम लिखा होता है। उसके बाद वो बेन से क्लेयर के बारे में पूछती है और बताती है कि उसे उसके विजन्स आते हैं, जिस पर बेन पहले तो उसे पहचानने से इनकार करता है पर फिर कहता है कि क्लेयर उसकी बेस्ट फ्रेंड थी जिसने उसके एक्सीडेंट के बाद उससे मिलना बंद कर दिया और धीरे धीरे उसके फ़ोन भी आने बंद हो गए। अब वो क्लेयर के साथ वाली फ़ोटोज़ बाथरूम में लगाती है और हर रोज़ की तरह कैमरे में अपनी आज की मेमोरी रिकॉर्ड करती है जिसमें वो कहती है कि बेन पर भरोसा मत करना। और फिर दूसरी सुबह उसे डॉक्टर नैश का कॉल आता है जो उसे कैमरा का याद दिलाता है और रिकॉर्डिंग चेक करने को कहता है। क्रिस्टीन कल वाली रिकॉर्डिंग सुनती है और नोटिस करती है कि बाथरूम में उसने लगाई हुई क्लेयर की फ़ोटोज़ वहाँ पर नहीं थे और बेन ने उसे निकाल दिए थे। जिसके बाद वो किसी तरह उन फोटोज़ को ढूंढ निकालती है और तभी उसे एक मेमोरी याद आती है जिसमें वो क्लेयर से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर वो सारे फोटोज़ फिर से देखकर अपने बच्चे की फ़ोटो ढूंढने की कोशिश करती है पर उसे उन फोटोज़ में कोई बच्चा नहीं दिखाई देता, लेकिन मिरर में देखने पर उसे अपने स्टमक पर प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स दिखाई देते हैं जिस पर वो श्योर हो जाती है और बेन से अपने बच्चे के बारे में पूछती है। तभी बेन उसे रिवील करता है कि उनका एक 8 साल का बेटा था एडम, जो किसी बीमारी के कारण चल बसा और वो एडम के बारे में बार बार बताकर उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। अब क्रिस्टीन को एक विजन आता है जिसमें वो एक होटल में होती है और उसे वहाँ एक नोट मिलता है जिस पर माइक लिखा होता है। जिसके बाद डॉक्टर नैश उसे थेरेपी सेशन के लिए एक शांत जगह पर लेके जाता है जहाँ क्रिस्टीन उसे बताती है कि उसे एक विजन में माइक नाम लिखा दिखाई दिया था, तो हो सकता है कि ये उसी किलर का नाम हो जो उसे मारना चाहता था।
अब उसे स्ट्रेस्ड देख डॉक्टर नैश उसे हक करता है, पर तभी क्रिस्टीन की नज़र उसके आइडेंटिटी कार्ड पर पड़ती है जिस पर उसका पूरा नाम लिखा था, डॉक्टर माइक नैश। ये देख वो तुरंत कार से उतरकर भागने लगती है, पर वो उसे पकड़कर माइल्ड सेडेटिव का इंजेक्शन देता है जिससे उसका ब्रेन शांत होकर वो गहरी नींद में चली जाती है और वो उसे उसके घर छोड़ देता है। फिर कुछ देर बाद वो उसे कॉल करके बताता है कि वो किलर नहीं है जो उसे मारना चाहता है और उसने सिर्फ उसे शांत करने के लिए इंजेक्शन दिया था। कभी कभी मेमोरी लॉस होने वाले पेशेंट के माइंड में गैप्स जनरेट होते हैं जिससे उनका माइंड फॉल्स मेमोरी क्रिएट कर उन गैप्स को फिल करने लगता है, जिसे साइकोलॉजिकल टर्म में कन्फैबुलेशन कहते हैं। और इसी कारण क्रिस्टीन को लग रहा था कि वो किलर डॉक्टर नैश है। अगली मीटिंग में डॉक्टर नैश उसे बताता है कि वो अब उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता क्योंकि क्रिस्टीन और उसके दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही थी, जो कि उसके प्रोफेशन के लिए कम्प्लीटली अनएथिकल था और वो नहीं चाहता था कि ये चीज़ें उसके ट्रीटमेंट में रुकावट बने। इसलिए वो उसे एक नई साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड करता है और वहाँ अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने के लिए कहता है। लेकिन जाने से पहले वो उसे एक बात रिवील करता है कि अटैक के कुछ साल बाद बेन ने उसे ट्रीटमेंट के लिए कम्युनिटी केयर सेंटर भेजा था, जहां पर कॉल करने पर उसे पता चला कि एडमिट होने के कुछ समय बाद बेन ने क्रिस्टीन को डिवोर्स दे दिया था और वहां पर कई बार क्लेयर ने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी और अपना नंबर भी दिया था। अब बेन से पूछने पर वो उसे बताता है कि एडम को खोने के बाद वो टूट चुका था और अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड होकर अकेले रहने का मन बना लिया था। लेकिन इवेंचुअली उसे रियलाइज हुआ और अपने रिलेशनशिप को एक और चांस देते हुए क्रिस्टीन को कम्युनिटी केयर सेंटर से डिस्चार्ज करके अपने घर ले आया, जिसे सुनकर क्रिस्टीन उसके सिचुएशन को समझती है और उसे माफ कर देती है। फिर वो डॉक्टर नैश से मिले क्लेयर के नंबर पर कॉल करती है और उसे मिलने के लिए चली जाती है। वहाँ क्लेयर उसे बताती है कि अटैक से पहले क्रिस्टीन का किसी के साथ अफेयर था जिसके बारे में सिर्फ उन दोनों को खबर थी, पर क्रिस्टीन ने कभी भी क्लेयर को उस आदमी का नाम या उसकी कोई भी डिटेल्स नहीं बताई थी। पर जब क्रिस्टीन पर अटैक हुआ तो उसकी सेफ्टी के लिए उसे ये बात उसके हस्बैंड बेन और पुलिस को बतानी पड़ी। क्रिस्टीन के कम्युनिटी केयर सेंटर जाने के बाद बेन डिप्रेस्ड हो गया था, जिसे देखकर क्लेयर को उस पर तरस आने लगा था और इसी दौरान उन दोनों के बीच एक बार फिजिकल रिलेशन भी हुआ जिसका उन दोनों को पछतावा होने लगा और क्लेयर ने उससे दूर रहने का डिसाइड किया। फिर वो क्रिस्टीन को बेन का लिखा हुआ एक लेटर देती है जिस पर उसने लिखा था कि वो उससे बहुत प्यार करता है, पर एडम की भलाई के लिए उसे क्रिस्टीन को छोड़ना पड़ा। एमनीशिया के कारण क्रिस्टीन कई बार एडम को पहचानने से इनकार करती थी, जिस पर एडम भी उसकी कंडीशन नहीं समझ पा रहा था और उससे डरने लगा था। जिसके बाद बेन ने उन दोनों की भलाई के लिए क्रिस्टीन को केयर सेंटर भेज दिया। लेकिन कुछ समय बाद जब उसने क्रिस्टीन को कांटेक्ट किया तो वो बेन और एडम को कम्प्लीटली भूल चुकी थी और वहाँ खुश थी, जिस वजह से बेन ने उसे डिवोर्स देने का डिसाइड किया और कभी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। अब बेन के सैक्रिफाइस और प्यार को समझते हुए क्रिस्टीन को उस पर तरस आने लगा था। इसलिए जब वो घर आता है तब क्रिस्टीन उसे बताती है कि वो सीक्रेटली एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नैश से ट्रीटमेंट ले रही थी, जिसने उसे एक कैमरा दिया था रोज अपनी मेमोरी रिकॉर्ड करने के लिए। ये सुनकर बेन को गुस्सा आता है और वो क्रिस्टीन पर डॉक्टर नैश के साथ अफेयर करने के लिए शक करता है और उसे चाटा मारकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद क्रिस्टीन कैमरे में ये बात रिकॉर्ड करती है और उसमें मेंशन करती है कि बेन ने उसे स्लैप किया। फिर वो क्लेयर को कॉल करके उसे भी सारी बात बता देती है, जो उससे कहती है कि वो बेन से बात करके उसे समझाएगी। कुछ देर बाद क्लेयर उसे कॉल बैक करती है और कहती है कि बेन बता रहा था कि वो क्रिस्टीन से पिछले 4 सालों से नहीं मिला है। वो क्रिस्टीन को जिस बेन के साथ वो रह रही है उसका हुलिया बताने के लिए कहती है और तभी शॉकिंगली ये पता चलता है कि वो बेन नहीं कोई और ही है। क्लेयर उसकी हेल्प करने के लिए उससे उसका एड्रेस पूछती है, पर क्रिस्टीन को कुछ भी याद नहीं रहता और तभी नकली बेन आकर उसे पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। दूसरी सुबह क्रिस्टीन की नींद खुलने पर हमें वही सीन दिखाया जाता है जो मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था।
बेन के ऑफिस जाने के बाद हर रोज की तरह डॉक्टर नैश उसे कॉल करके फोन की रिकॉर्डिंग देखने को कहता है और क्रिस्टीन वैसा ही करती है। पर उसमें कल रात वाली रिकॉर्डिंग नहीं होती जिसमें उसने मेंशन किया था कि बेन ने उसे स्लैप किया था, क्योंकि बेन ने वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी थी और उसमें सिर्फ उसके नॉर्मल रूटीन वाले रिकॉर्डिंग्स रखे थे। ऑफिस जाने से पहले बेन क्रिस्टीन का फ़ोन भी अपने साथ ले जाता है, जिसमें क्लेयर उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। फिर वो डॉक्टर नैश से हॉस्पिटल में जाकर मिलता है और उसे अपनी वाइफ से दूर रहने के लिए वार्न करता है। शाम को अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के बहाने वो क्रिस्टीन को उसी होटल में लेकर जाता है जो क्रिस्टीन के विजन में दिखाई दिया था। वहाँ पर वो उसे बताता है कि वो माइक है जिसके साथ क्रिस्टीन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। तभी क्रिस्टीन को अटैक वाली रात की मेमोरी याद आती है जिसमें माइक उसे फोर्स कर रहा था कि क्रिस्टीन उनके अफेयर के बारे में अपने हस्बैंड को बता दे और उससे डिवोर्स ले ले ताकि वो और क्रिस्टीन शादी कर ले। पर जब क्रिस्टीन मना करती है तो वो उस पर अटैक करने लगता है और एक बॉटल से बार बार उसके सिर पर वार कर उसे बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है, जिसके बाद वो किसी तरह वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। अब सब रिवील करने पर वो क्रिस्टीन को बताता है कि वो बेन की पहचान से थक चुका है और उसे अब उसकी असली पहचान माइक बनकर उसके साथ फ्यूचर बिताना है। वो उस कैमरा से सारे रिकॉर्डिंग्स डिलीट करता है और उसे समझाता है कि बेन और एडम उसे भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, जिस पर क्रिस्टीन को रियलाइज होता है कि माइक ने उसे एडम के बारे में झूठ कहा था और वो अभी भी जिंदा है। क्रिस्टीन माइक को एक्सेप्ट करने से मना करती है और वहां से जाने लगती है, जिस पर माइक अपना टेम्पर खो देता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है, लेकिन क्रिस्टीन उसे काउंटर करके किसी तरह उसे घायल करती है और वहां से भागकर होटल का फायर अलार्म ऑन करती है। अब वहां पुलिस आकर सारे सिचुएशन को हैंडल करने लगती है और क्रिस्टीन एम्बुलेंस में बैठकर वो सारा इंसिडेंट अपने कैमरे में रिकॉर्ड करती है। फिर सीन कट होकर एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहां क्रिस्टीन को कुछ टाइम बाद होश आने लगता है और डॉक्टर नैश आकर उसे बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था, जिसके बाद वो उसे इन्फॉर्म करता है कि जिस आदमी ने उस पर अटैक किया था उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। फिर बेन वहां आकर क्रिस्टीन से उसके बुरे वक्त में साथ न देने के लिए माफ़ी मांगता है और उसे एडम से मिलवाता है। एडम अपनी माँ को देखकर तुरंत पहचान जाता है और क्रिस्टीन को भी एडम की मेमोरी याद आती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अब हम आपको मूवी की कुछ और बातें क्लियर कर देते हैं। जब क्रिस्टीन ने माइक को बताया कि वो डॉक्टर नैश से ट्रीटमेंट ले रही है तो उसे डर था कि कहीं क्रिस्टीन की सारी मेमोरी वापस ना आ जाए और उसे पता ना चले कि एडम जिंदा है। इसलिए वो खुद से ही क्रिस्टीन को सब बता देता है ताकि वो क्रिस्टीन को समझा सके कि बेन उसका पास्ट था और उसे भी अब अपनी लाइफ में मूव ऑन करना है। जिसके बाद क्रिस्टीन भी डॉक्टर नैश से ट्रीटमेंट लेना बंद कर देती और उसे कभी पता नहीं चलता कि उसका बेटा एडम जिंदा है। अदरवाइज अपने बेटे के खातिर वो कभी भी माइक के साथ सेटल होने के लिए रेडी नहीं होती। जब माइक को पता लगता है कि बेन ने क्रिस्टीन को कम्युनिटी केयर सेंटर भेजकर उसे डिवोर्स दे दिया है तो वो इसका फ़ायदा उठाता है और बेन बनकर उसके नाम के फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर क्रिस्टीन को अपने घर ले आता है। फिर काफ़ी साल बीत जाते हैं और एक दिन क्रिस्टीन की मुलाकात डॉक्टर नैश से होती है जो उसे सीक्रेटली ट्रीट करने लगता है और उसके बाद मूवी की शुरुआत होती है। दोस्तों, इस मिस्टीरियस साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म का नाम है बिफोर आई गो टू स्लीप, जो 2014 में रिलीज हुई थी।